अभी है हमारे पास रूल 14। देखो अभी 14 क्या बात करता है, 11 12 13 10 11 12 13 हमने पढ़ा ही था। किसके लिए पढ़ा था? 14 के लिए। 14 बोलता है कि मेरे पास आने से पहले आप 10 11 12 13 को डील करके आइए, क्योंकि 10 11 12 13 जो है वो इसीलिए है कि ताकि विवाद्यकों का स्थिरीकरण जो है, मतलब जो इशू है उसकी फ्रेमिंग, उसका सेटलमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। और वो प्रॉपर तरीके से कब होगा? जब हमारे केस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी फैक्ट है, अगर पार्टी को कुछ कंफ्यूजन है तो फैक्ट और डॉक्यूमेंट के थ्रू क्लियर हो जाएगा, इंटरोगेटरी क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाएगा। ओरल एग्जामिनेशन देखा था हमने 10 में, वो भी हो गया। तो सारे डाउट कोड क्या है, 10 11 12 13 में पहले ही क्लियर कर देता है, क्लियर कर लेता है कि किसको क्या परेशानी है और क्या चीजें हमें यहाँ पे आगे कोर्ट में डील करनी है, हमें हमारा केस आगे कैसे चलाना है। इसीलिए 10 11 12 13 की इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे उसके बेस पर ही विवाद्यकों का स्थिरीकरण किया जाएगा। जितने अच्छे हमारे विवाद्यकों का स्थिरीकरण होगा, मतलब जितने अच्छे इश्यू सेटल होंगे, उतना अच्छा उस पर ही हमारा केस डिपेंड करेगा। हमारी जो प्रोसीडिंग होगी वो जितने अच्छे इशू होंगे उतनी अच्छी उसकी प्रोसीडिंग होगी। अगर हमने स्थिरीकरण गलत तरीके से कर दिया है, अच्छे से नहीं किया है, सारी चीजों को क्लियर नहीं किया है और इशू सेटल कर दिए हैं, तो ऐसी कंडीशन में रॉन्ग इशू इज द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग जजमेंट। हमारा जजमेंट भी फिर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि पूरा जो हमारा केस है वो डिपेंड ही होता है विवाद्यकों पर, इशू के स्थिरीकरण पे। तो इसलिए इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी विवाद्यक अगर हम देखें तो ये क्या इशू होता है, क्या है? हम बोलते हैं ना बहुत इशू है, बहुत परेशानी है। तो इशू होता है क्या है? विवाद। मतलब एक पार्टी किसी चीज को लेकर एडमिट कर रही है और एक पार्टी डिनाई कर रही है। कोई मान रहा है और कोई नहीं मान रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ही इशू जनरेट होता है। रूल 1 में वही दे रखा है, ये रूल 1 में विवाद्यक का मीनिंग दे रखा है। इसमें बोलते हैं कि विवाद्यक पैदा कब होते हैं? तो वो विवाद्यक कब पैदा होते हैं? जब एक पार्टी जो है वो प्रत्याख्यात करती है, मतलब एक पार्टी अस्वीकार करती है और दूसरी पार्टी प्रतिज्ञात करती है, मतलब दूसरी पार्टी क्या है, एडमिट करती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे इशू जनरेट होते हैं। अभी इशू जो है वो कैसे कैसे जनरेट हो सकते हैं, तो वहां दे रखा है जब हमारे पास कोई फैक्ट का इशू हो, कोई फैक्ट से रिलेटेड कोई परेशानी हो, विवाद हो, तो फैक्ट से रिलेटेड इशू हो। इशू फैक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है और जो इशू है वो विधि से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे कल बताया था कि राम इंटेलिजेंट है क्या, ये क्या है, ये विधि का इशू है क्या, ये है फैक्ट का इशू। और अब विधि में क्या है कि हम किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं क्या, उसके लिए हम लीगली इंटाइटल्ड है क्या, वो आएगा हमारा लॉ का इशू। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा हम समझेंगे कि फैक्ट और लॉ से रिलेटेड क्या क्या और बातें हैं। तो फैक्ट और लॉ किस किस चीज को कैसे कनेक्टेड है? तो एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। हमने पढ़ा है, हम जब पढ़ रहे थे ऑर्डर 1, वहां हमने देखा था कि एक से ज्यादा वादी जो है या एक से ज्यादा जो प्रतिवादी है, ये एक ही केस में इंक्लूड हो सकते हैं, एक साथ वाद ला सकते हैं। पर कब ला सकते हैं? जब सेम कॉज ऑफ एक्शन हो, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो सेम हो, तभी क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है ये हम देखेंगे। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है और एक क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। दूसरा होता है इशू ऑफ फैक्ट और एक इशू ऑफ लॉ। और एक तीसरा होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ये तीन बातें होती है जो कि हम बैरेक्ट को डील करते वक्त बहुत बार सुनते हैं। इशू ऑफ फैक्ट, इशू ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो यहाँ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में ऐसा होता है, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा कि राम इंटेलिजेंट है क्या, मतलब ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हुआ कि जो फैक्ट को लेके हमारे पास क्वेश्चन है। अभी फैक्ट तो कुछ भी हो सकते हैं।
इस पार्टी पर मेरा हक है या नहीं है, इस जमीन पर मेरा हक है नहीं है, मैं इंटेलिजेंट हूँ या नहीं हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे फैक्ट बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अभी क्वेश्चन ऑफ लॉ का एग्जांपल हमने देखा कि हम किसी चीज को करने के लिए लीगली इंटाइटल है या नहीं है। जैसे कि बोला कि चाचा के बेटे को या बुआ के बेटे को मैं गोद ले सकता हूँ क्या, ये है क्वेश्चन ऑफ लॉ। फिर देखिए इशू ऑफ फैक्ट क्या है, जो हमारा ऑर्डर 14 डील कर रहा है, इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ। तो ये क्या होता है, तो इशू ऑफ फैक्ट में क्या होता है, जैसे ए ने बी को पैसे दिए, जैसे 50,000 दिए, तो ऐसी कंडीशन में बी क्या बोल रहा है, ये मान नहीं रहा है उसको, वो बोल रहा है कि नहीं मुझे तो 50,000 रुपए नहीं दिए हैं। मतलब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे डिनाई कर रहा है, फैक्ट को डिनाई कर रहा है कि मैंने पैसे नहीं लिए हैं। वो मान रहा है या नहीं मान रहा है, या क्या बोल रहा है कि पता नहीं दिए होंगे। तो ये यहाँ क्या जनरेट हो रहा है, इशू ऑफ फैक्ट जनरेट हो रहा है। और इशू ऑफ लॉ क्या होता है, जैसे कि जजमेंट आ गया है मान लो, तो ऐसी कंडीशन में अपील करना है। अभी जैसे हमने देखा था अपील की जो टाइम लिमिट है वो खत्म हो गई है, तो यहाँ क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि हम अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम कभी लोन, बैंक की रिकवरी वाला मैटर होता है, वहाँ लोन लेने के लिए हम लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, मतलब हम लीगली उस चीज़ के लिए हम ऐसा राइट रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो वो चीज़ होती है इशू ऑफ लॉ की। क्वेश्चन ऑफ लॉ और इशू ऑफ लॉ थोड़ा सेम ही है। देन होता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, मतलब अवधारणा, कल्पना करना कि ऐसा ही सही होगा या हो सकता है ऐसा सही हो, मतलब प्रिजम्पशन लगाना। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में क्या होता है कि इसमें आता है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में आता है मे, मतलब ये एक तरीके का होता है मे, मतलब हो सकना, हम टेंस पढ़ते हैं ना मे शेल, वो वाला होता है मे, कि मैं आई कम इन, मतलब मैं आ सकता हूँ, वो हम क्लास में जो बोलते हैं। तो एक प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होता है, ये मे पे डिपेंड होता है। मतलब क्या है, वो फैक्ट सही हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। पर जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है ये दो तरीके का होता है, एक तो सेल होता है और एक कंक्लूसिव होता है। सेल में क्या होता है, ये भी जो में है ये रिवर्टेबल होता है, मतलब खंडित किया जा सकता है, क्योंकि फैक्ट क्या है वो मतलब ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ऐसा उसका खंडन किया जा सकता है। पर लॉ वाला जो कंक्लूसिव वाला सीन आएगा और सेल वाला जो है, सेल वाला भी खंडित किया जा सकता है। पर जो कंक्लूसिव है, कंक्लूसिव में कोर्ट क्या मानेगा कि ऐसा ही हुआ होगा। अगर लॉ का कोई क्वेश्चन है तो वहां माना जाएगा कि ऐसा ही हुआ होगा और ये इरिवर्टेबल है, मतलब इसको खंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पे लॉ का प्रिजम्पशन है, विधि की अवधारणाएं हैं। हमने देखा था ऑर्डर, एक बार आप फट से, जब मैं बोलूं कि हमने पहले इस ऑर्डर में ऐसा ऐसा देखा था, तो हमें फट से टर्न लेना है पेज और देखना है, क्योंकि इससे क्या होगा, चीजें हमारी लिंक होगी। तो हमने जो विधि की अवधारणाएं किस में देखी थी, ऑर्डर 9 में देखा था। देखो ऑर्डर 9 में कौन सा सेक्शन था जो विधि की अवधारणा की बात कर रहा था। ऑर्डर 7 भी हो सकता है ना, देख लेना एक बार। ऑर्डर 6 है, ऑर्डर 6 रूल 13, इसको आप देख लो, विधि की अवधारणाएं वाली बात दे रखा है, मतलब प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में क्या होता है कि किसी तथ्य की बात को जिसकी विधि किसी पक्षकार के पक्ष में करती है, मतलब कोई ऐसा फैक्ट है जो कि कानून जो है, लॉ जो है, खुद बोल रहा है कि ये इस पक्षकार के पक्ष में जाना चाहिए, मतलब इसका ये हक है। जैसे हमारे नाम पे हम ओनरशिप जो है, हमारा जो घर है उसको लेकर डिस्प्यूट है, एक बोल रहा है कि मेरा पोजीशन है, दूसरा बोल रहा है कि मेरा पोजीशन है, पर एक के पास उसकी ओनरशिप ही भी है, तो पोजीशन क्या है वो तो साइड में हो जाएगा, मेन मैटर क्या करेगा, ओनरशिप। तो अगर ओनरशिप का हमारे पास परफेक्ट प्रूफ है तो ऐसी कंडीशन में विधि क्या उदाहरण लगाएगी कि हाँ, जिसके पास ओनरशिप है उसको ही घर मिलेगा। तो ये विधि की उदाहरण होती है कि यहाँ पर
हमें ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। प्रूफ कौन करेगा? जिसके पास, जो बोल रहा है कि पोजीशन मेरा है वो करेगा, पर जो बोल रहा है कि ओनरशिप मेरी है उसके ऊपर भार, सबूत का भार नहीं रहेगा। तो यहाँ पे विधि क्या उदाहरणाएं लगाएगी कि जिसके पास ओनरशिप का प्रूफ है वो उसको ही राइट मिलेगा। तो विधि की उदाहरणा में जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, इसमें जो कंक्लूसिव वाली बात हो रही है, यहाँ कोर्ट मानता है कि ऐसा ही होगा या ऐसा ही हुआ होगा। ये होता है इशू ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये हमने देखा। तो अभी ऑर्डर 14 जो है वो बात करता है इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ की, जो कि रूल 4 में दे रखा है कि विवाद्यक जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। वो इशू ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, वो या तो फिर वो इशू ऑफ लॉ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 5 में दे रखा है कि जब हमें इशू फ्रेम, अभी इशू ऑफ फैक्ट का है, इशू ऑफ लॉ का है, ये सारी चीजें देखेंगे। जो हमने अभिवचन दिए हैं, वाद पत्र दिए हैं, अब जवाब दावा दिया है, इन सारी चीजों को कोर्ट पढ़ेगा, समझेगा। ये दे रखा है रूल 5 में कि प्रथम सुनवाई में वाद पत्र को और लिखित कथन अगर है उनको पढ़ेंगे। अभी तो ओरल एग्जामिनेशन, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ हो रहा था। इसके बाद जो होगी फर्स्ट हियरिंग होगी। तो फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट क्या करेगा? इशू सेटल करेगा, विवाद्यकों का स्थिरीकरण करेगा। तो ऐसे वक्त पे वो वाद पत्र को पढ़ेगा, लिखित कथन को पढ़ेगा, देखेगा कि क्या करना है, किन चीजों को लेके कंट्रोवर्सी है, किन चीजों को लेके दोनों पार्टियों में मतभेद है, क्या चीजें हमें आगे कवर करना है, क्या डील करना है। तो फिर उस हिसाब से वो इशू को सेटल करता है। मतलब ऐसे फिर वो विवाद्यकों की विरचना करता है, और विरचना करने के बाद में वो ऐसे अभिलेखन करने के लिए अग्रसर होगा। मतलब ऐसा उस ऐसे स्टेटमेंट उसमें डालेगा कि हमें अब आगे हमारा मैटर किस तरीके से डील करना है। तो ये दे रखा है हमें रूल 5 में। रूल 5 ये रहा, सॉरी रूल 1 के रूल सब रूल 5 में दे रखा है। तो अभी हम ये रूल 1 ही पढ़ रहे थे कि पूरा उसका मीनिंग क्या होता है। अभी इसको थोड़ा ओवरव्यू इसका देख लेते हैं कि रूल 2 में विवाद्यकों का निर्णय लिया जाएगा। जो भी इशू अराइज हुए हैं उनके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। इसकी इशू सेटलमेंट जो कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, जैसे पक्षकारों के नाम या ये सारी चीजें, जुरिडिक्शन होना चाहिए। तो ये रूल 3 दे रखा है कि हमारे पास में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए इशू सेटल करने के लिए। और यहाँ दे रखा है कि कुछ अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन दे रखी है अगर, तो उसको हम काट सकते हैं। 5 में दे रखा है। यहाँ पावर, कोर्ट की क्या क्या पावर है इशू सेटल करने के लिए वो दे रखा है। देन दे रखा है ऑर्डर 36, ये अलग है। तो ये बात करता है हमारा पूरा का पूरा ऑर्डर 14। तो ऑर्डर 14 को हम थोड़ा बेयर एक्ट के थ्रू समझ लेते हैं। हिंदी वाली निकालेंगे। तो ऑर्डर 14, रूल 1 हो गया 14। तो 14 में देखा हमने विवादक दो किस्म के होते हैं। ये हो गया हमारा, एक तो इशू ऑफ फैक्ट तथ्य विवादक होते हैं, और विधि विवादक लॉ को लेके जो विवाद होते हैं वो होते हैं। तो हो गया कि इसे पढ़ने के पश्चात हमारे इशू जो है वो सेटल होंगे। देन हम देखें कि जो भी हमारे इशू है, न्यायालय द्वारा सभी विवाद्यकों का निर्णय सुनाया जाना। अभी जब जो जितने भी इशू अराइज हुए हैं हमारे विवाद्यकों के स्थिरीकरण में, कोर्ट ने जो भी चीजों का अभिलेखन किया है, तो अभिलेखन में उन सारी चीजों को वो सॉल्व करते करते जाएंगे। तो अभी सॉल्व करते जाएंगे तो वहां पे वो कैसे निर्णय सुनाएंगे। तो जब ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे इशू है जो कि विधि से रिलेटेड भी है और जो कि तथ्य से रिलेटेड भी है, मतलब एक ही वाद में तथ्य से रिलेटेड भी हमारे पास में विवाद्यक है और विधि से रिलेटेड भी विवाद्यक है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे पोजेशन वाला मैटर है वो तथ्य को लेकर है और ओनरशिप वाला है वो विधि को लेकर है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट
पहले किसका निर्णय सुनाएगा, पहले किसको सॉल्व करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो विधि से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको पहले डील करेगा। जैसे इशू सेटल हुआ, जुरिडिक्शन एरर वाला भी अगर सीन बनता है तो जुरिडिक्शन न्यायालय की अधिकारिता वाला जो मैटर है वो क्या है, वो विधि का विषय है। तो ऐसी कंडीशन में पहले उस पर विचार किया जाएगा, फिर बाकी के जो क्वेश्चन है उन पर कोर्ट विचार करेगी। जैसे कि कोई मैटर है, विधि द्वारा सृष्ट वाद के वर्जन, ऐसा वाद है, अभी वाद पत्र आ गया, जवाब दावा आ गया, कोर्ट उसको एनालिसिस करता है, फिर उसको समझ में आता है कि ये तो वाद ऐसा है जिसके खिलाफ विचारण नहीं किया जा सकता। मतलब विधि इसको क्या करती है, बार करती है, अपवर्जन करती है। अभी हमने देखा था कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें हम नया वाद नहीं ला सकते। तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कोई बता सकता है कौन सा सेक्शन था जहां पे हम नया वाद लाने के लिए हमें विधि रोकती है। वो सेक्शन था सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा। वो बात करता है कि अगर हमारा किसी मैटर पर जजमेंट आ चुका है, सेम पार्टी है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में फिर हम नया वाद नहीं लाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैटर ऐसा बन रहा है कि ये तो विधि इसका अपवर्जन करती है तो उसको फिर नहीं डील किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे जो विवाद्यक है, विधि वाले जो विवाद्यक है, उनको सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट को लगता है कि हाँ ये जो केस है ये वर्जन वाला भी नहीं है, रेस जुडिकेटा के अंदर भी फॉल नहीं कर रहा है और जुरिडिक्शन का कोई सीन भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में फिर कोर्ट अग्रसर होगा, मतलब आगे बाकी के इश्यूज को वो डील करेगा। ये था हमारा रूल 14। रूल 2 देन दे रखा है कि वह सामग्री, हमारे पास क्या कंटेंट होना चाहिए जिससे हमें इशू को सेटल करना है। तो हमारे पास होना चाहिए पक्षकारों के नाम, पक्षकारों द्वारा और उनकी ओर से उपस्थित किन्हीं व्यक्तियों द्वारा, मतलब जो शपथ पत्र एफिडेविट दिए जा रहे हैं वो हमारे पास होने चाहिए। एफिडेविट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो एफिडेविट दिए जाने चाहिए, तभी जाके इशू सेटलमेंट होंगे। क्योंकि एफिडेविट के थ्रू ही कोर्ट ये समझता है कि हाँ हम सारी जो भी बातें दे रहे हैं, जो भी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं वो हमारी जानकारी से दे रहे हैं, हम कोई तुक्का नहीं लगा रहे हैं। मतलब हम होशो हवास में सारे डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। जो हम वाद पत्र दे रहे हैं, अभिवचन मतलब क्या, वाद पत्र और जवाब दावा। तो जो अभिवचन हम दे रहे हैं, जो इंटरोगेटरी क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे और जो उसके आंसर दिए गए थे, उनके बेस पर इशू सेटल होंगे। और दोनों पक्षकारों के द्वारा जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे उनके बेस पर इशू सेटल होंगे। और ये सब किस में हो रहा था, ये दोनों पक्षकारों द्वारा, ये ऑर्डर 11, ऑर्डर 12, ऑर्डर 13, इन दोनों में ये सारी बातें हो रही थी। और एफिडेविट ऑर्डर 19, इन सबको हमने डील किया। तो इन सब को डील ही इसलिए किया था ताकि हमारे पास विवादकों की विरचना हो सके। मतलब 10, 11, 12, 13 क्या है, वो ऑर्डर 14 की सामग्री है। मतलब 10, 11, 12, 13 हमारे पास होगा तो 14 जो है वो अच्छे से सेटल हो पाएगा। मतलब हमारे पास मिर्ची मसाला सब कुछ अच्छा है तभी हमारी सब्जी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर सब्जी किसको बोलेंगे, हम हमारी डिश किसको बोलेंगे, ऑर्डर 14 को। और मिर्ची मसाला हमारे पास क्या है, ऑर्डर 10, 11, 12, 13 हो गया ये। फिर हम देखते हैं ऑर्डर 14 का रूल 4। ये न्यायालय जो है वो विवादकों की विरचना करने के पहले साक्षियों की या दस्तावेजों की परीक्षा कर सकेगा। अभी यहाँ पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट अभी भी पेश नहीं किए गए हैं या कुछ साक्षियों की परीक्षा लेनी चाहिए, कुछ विटनेस को बुलाना चाहिए। अगर उनको हम बुलाते हैं तो हमारा इशू सेटलमेंट और अच्छे से होगा। अभी डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन और इंटरोगेटरी क्वेश्चन ये 10, 11, 12, 13 में हो गया, पर फिर भी कोर्ट को ऐसा लगता है, मतलब कोर्ट की अगर ऐसी राय है, ये किसी एप्लीकेशन से नहीं हो रहा है,
कोर्ट स्यो मोटो देख रहा है, उसकी ऐसी राय है कि किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा जो है उसके बिना परीक्षा किए बिना जो न्यायालय के सामने नहीं है, मतलब उसके सामने वो व्यक्ति खड़ा हुआ नहीं है। अभी फर्स्ट हियरिंग हो रही है, तो प्लेंटिफ भी है और डिफेंडेंट भी है, पर फिर भी उसको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी परीक्षा की जानी चाहिए, उसके बाद इशू सेटल होने चाहिए, या कोई ऐसा दस्तावेज जो है उसका निरीक्षण करना जरूरी है और उस दस्तावेज को पेश नहीं किया गया है, और उन चीजों पे अगर विचार नहीं किया गया तो हमारे इश्यू ऑफ सेटल जो है, विवाद्यकों की जो विरचना है वो ठीक ठीक से नहीं हो पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, कोर्ट फिर वो जो टाइम है उसको थोड़ा डिले करेंगे, मतलब स्थगित कर देंगे, एडजर्न कर देंगे कि अभी हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट नहीं है वो डॉक्यूमेंट आने चाहिए, और जो व्यक्ति जिस साक्षी की परीक्षा लेनी है वो भी नहीं है, उसको भी बुलाना है। तो ऐसी कंडीशन में वो डिले करेंगे, और वो डिले कितना होगा, वो 7 दिन से ज्यादा का ना हो। मतलब आज अगर ये बैठक हो रही है, आज ये मीटिंग हो रही है अगर कोर्ट में कि मुझे और डॉक्यूमेंट भी चाहिए, फर्स्ट हियरिंग के दिन ये सब हो रहा है, तो फर्स्ट हियरिंग के 7 दिन के अंदर अंदर जो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है, जिसका इंस्पेक्शन करना है, उस डॉक्यूमेंट को लेकर आएंगे, और जिस साक्षी की परीक्षा करना है उस साक्षी को भी 7 दिन के अंदर आना पड़ेगा। तो ऐसा स्थगन किया जाएगा। स्थगन की बात कौन करता है, हमने देखा था जब हमने पूरा रोड मैप समझा था कि कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है, तो वो ऑर्डर था 17। मान लो यहाँ पर कोर्ट को ऐसा नहीं लगता कि साक्षी की परीक्षा करना जरूरी नहीं है या डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करना जरूरी नहीं है, तो यहाँ ऑर्डर 17 की जरूरत पड़ती क्या, नहीं पड़ती। तो इसलिए ऑर्डर 17 की हमेशा जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे कोर्ट को लग रहा है कि हमें साक्षी की परीक्षा करनी है या डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करना है, तो ऐसी कंडीशन में डेट को एडजर्न किया जाएगा, स्थगित किया जाएगा, और उसके बाद जो भी ये काम होगा ये 7 दिन के बाद होगा। तो ये दे रखा है हमारा रूल 4 में। देन रूल 5 जो है वो बात करता है कि विवाद्यकों का संशोधन और उन्हें काट देने की शक्ति। अभी यहाँ पर कोर्ट को अगर ऐसा लगता है, न्यायालय क्या है जो डिक्री पारित करने से पूर्व, डिक्री जो आती है उससे पहले किसी भी समय में अगर उसको ऐसा लगता है कि इश्यू सेटलमेंट जो किए गए हैं उसमें कुछ संशोधन करना चाहिए। अभी एविडेंस होगा, एविडेंस के बाद डिक्री आ जाएगी, और इश्यू सेटलमेंट हो गया है। तो इश्यू सेटलमेंट होने के बाद में डिक्री आने से पहले, मतलब सारे एविडेंस वगैरह हो गए, उसके पहले कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि विवाद्यकों में संशोधन करना जरूरी है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर क्या होगा, गलत जजमेंट आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कुछ संशोधन करना हो या कुछ और उसमें इश्यू डालना हो और कुछ चीजें इंक्लूड करना हो, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऐसा संशोधन कर सकेगा और ऐसे विवाद्य की विरचना भी कर सकेगा, ऐसे एडिशनल इशू भी उसमें डाल सकेगा जो पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त बातों के उदाहरण के लिए आवश्यक हो, कि जो मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है उनको डील करने के लिए, उनके सॉल्यूशन के लिए ऐसा संशोधन करना जरूरी है या ऐसे अतिरिक्त विवाद डालना जरूरी है। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऐसे संशोधन कर सकता है। 6 में बात करता है कि तथ्य के या विधि के प्रश्न करार द्वारा विवादिकों के रूप में कथित किए जा सकेंगे। मतलब क्या है, 6 बात करता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ में भी एग्रीमेंट बी स्टेटेड इन फॉर्म्स ऑफ इशू, कि जहां पर तथ्य का प्रश्न है या विधि का प्रश्न है, वहां पे क्या है, दोनों पार्टीज रजामंद हो गई है, दोनों पार्टी एग्री हो गई है। जैसे घर वाला सीन बन रहा था कि ये एक बोल रहा है घर मेरा है, एक बोल रहा है घर मेरा है। जैसे पैसे का सीन हो रहा था, ए बोल रहा था बी ने 50,000 दिए, बी बोल रहा था मैंने नहीं लिए। तो अगर यहाँ पे सीन बन रहा है कि बी बोल दे कि हाँ मैंने पैसे लिए थे, मतलब वो रजामंद हो गया,
और जो घर वाला सीन बन रहा था, ए बोल रहा था मेरा है और जिसकी ऑनरशिप है, और बी बोल रहा था मेरा है, जबकि उसकी ऑनरशिप है ही नहीं, वो इलीगली इंटाइटल करके रखा है, इलीगली पोजीशन करके रखा है। तो वो रजामंद हो जाता है, वो एग्री हो जाता है कि हाँ घर जो है वो ए का ही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों पार्टीज के बीच में इशू थे और इशू को उन दोनों ने एडमिट कर लिया है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया है, जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उनको मान लिया है। तो वहां पे क्या होगा, विवाद्यक रूप में कथन कर सकेंगे और लिखित रूप में यह करार कर सकेंगे। मतलब अब अगर आप जो है वो एग्री हो गए हैं, रजामंदी आपने दे दी है, तो उस चीज को क्या है आपको रिटर्न फॉर्म में देना पड़ेगा। मतलब ये जो एग्रीमेंट होगा वो रिटर्न फॉर्म में होगा कि हाँ मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, कि लिखित फॉर्म में कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने 50,000 रुपए लिए थे। तो यहाँ पे ये करार जो होगा, ये एग्रीमेंट होगा, ये रिटर्न फॉर्म में होगा। तो ये करार अगर धन राशि से कनेक्टेड है, अगर पेमेंट वाला कोई सीन है, जैसे 50,000 वाला जो सीन था, वो अगर मान लेता है कि हाँ 50,000 रुपए मैंने इससे उधार लिए थे, तो वहां पे वो जो पक्षकार है, पक्षकारों में से एक के द्वारा, मतलब एक ने लिए हैं और एक ने दिए हैं, तो जिसने लिए हैं उसके द्वारा ये जो पैसा है, धनराशि है, संदत्त की जाएगी। मतलब उसको वो पैसा दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? ऐसे पक्षकार को जो इसका अधिकार रखता है, जो इसका हकदार है। और अगर कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, प्रॉपर्टी का करार है, संपत्ति का करार है, और वो संपत्ति जो है वो वहां पे डिस्प्यूट वाला मैटर था, विवादग्रस्त वो मैटर था, तो वहां पे भी उस पक्षकार के द्वारा उस पक्षकार को दी जाएगी जो इसका हक रखता है, लीगली वो इंटाइटल है, रियल में जिसकी ओनरशिप है उसको वो प्रॉपर्टी दी जाएगी। ये बात दे रखा है 6 में। देन 7 में दे रखा है, यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि वो करार का निष्पादन सद्भाव पूर्वक हुआ है, कि यहाँ पे जो करार किया जा रहा है, 6 में जो करार किया जा रहा है, ये सद्भाव पूर्वक किया जा रहा है, कोई दबाव में नहीं होता। ऐसा भी होता है ना, हम देखते हैं, जैसे मान लो एक पार्टी दूसरी पार्टी पर दबाव बना रही है कि तू इस चीज को मान ले, मैंने तेरे खिलाफ केस किया है कि मैं ये घर जो है ये मेरा है, तो तू इस चीज को मान ले, ये घर तेरा होते हुए भी तू ये मान ले कि, और कोर्ट में ये एडमिट कर ले और केस जो है वो वापस ले ले और बोल दे कि हाँ ये घर तेरा ही है। मतलब उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो यहाँ पर कोर्ट पहले ये देखता है कि ये जो एग्रीमेंट हो रहा है ये सद्भाव पूर्वक ही हो रहा है ना, कोई दबाव में तो नहीं हो रहा है। तो कोर्ट का जब ये समाधान हो जाता है कि हाँ दोनों पार्टी किसी दबाव के बिना ऐसी रजामंदी कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या है, जजमेंट सुना देंगे। अभी जजमेंट सुनाएंगे तो वो उसमें क्या देखेंगे, क्या चीजों का समाधान वो करेंगे कि सम्यक रूप से निष्पादित किया गया है, मतलब जो एग्रीमेंट है ये प्रॉपर सही तरीके से इसका एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, कोई दबाव वगैरह तो नहीं है। पूर्वोक्त प्रश्न के विनिश्चय में उनका सारवान हित है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे खड़े हुए थे, जो डिनाई या अफर्मेशन वाली बात हो रही थी, ये हमारे पूर्वोक्त प्रश्न है, तो उनको भी सही तरीके से सॉल्व किया है, सही तरीके से उनका विनिश्चय हुआ है, और वह इस योग्य है कि उसका विचारण और विनिश्चय किया जाए। मतलब कि जो क्वेश्चंस खड़े थे, हमारे जो इशू है वो इस योग्य है कि उनको अगर ये करार को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे मान लो कोई सीवियर ऑफेंस हुआ है, क्रिमिनल में जैसे रेप का है, तो ऐसी कंडीशन में ये रजामंदी वाला सीन होता है क्या? वहां अगर कोई बोल दे कि हाँ मैंने रेप किया है, और दूसरी पार्टी जिसने रेप का केस दायर किया था वो बोल दे कि मैं मेरा केस वापस लेता हूँ, इसने रेप नहीं किया, ऐसा अगर मान ले तो ये एक्सेप्टेबल होता है क्या? नहीं होता है। भले ही जिस पार्टी ने बात दायर किया वो खुद बोले कि मैं मेरा केस वापस ले रहा हूँ, फिर भी वो नहीं ले सकता,
क्यों? क्योंकि यहाँ रेप का सीन बन रहा है, वो सीवियर ऑफेंस है, तो वहां पे ये वाला सीन नहीं बनेगा कि रजामंदी हो जाए। तो कोर्ट यहाँ पे यही देखता है कि जो इशू है वो इस योग्य है कि उसका विचारण किया जाए या विनिश्चय किया जाए, मतलब इस करार को एक्सेप्ट किया जाए, या अगर वो कोई सीवियर केस है, कोई गंभीर तरीके का केस है, तो वहां पे क्या होगा, ट्रायल चलाना जरूरी होगा। तो इन तीनों बातों पर कोर्ट क्या करता है, समाधान करता है, मतलब खुद पहले क्लियर हो जाता है कि हाँ एग्रीमेंट जो है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वहां जब उसको लगता है कि हाँ सारी चीजें जो है वो ड्यूली तरीके से हो रही है, सही तरीके से हो रही है, तो फिर वहां पर वो विवाद जो ऐसा एग्रीमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और लगता है कि ये तीनों बातें नहीं फॉल कर रही है, सारी चीजें नहीं हो रही है केस में, तो ऐसी कंडीशन में वो इश्यूज को वापस लिखेगा, विवादियों को अभिलिखित करेगा और उसका आगे विचारण करने के लिए अग्रसर हो जाएगा, मतलब उसकी जो प्रोसीडिंग है वो आगे फिर चलती जाएगी। तो ये बात होती है हमारी 14 में। और यहाँ दे रखा है कि उस पर अपने निष्कर्ष या विनिश्चय उस रीति से कथन करेगा। मान लो अगर एग्रीमेंट हो रहा है, रजामंदी हो गई है और करार हो रहा है, तो करार फिर क्या है कि वो करार के आधार पर ही फिर जजमेंट देगा। अभी करार के आधार पर जजमेंट क्या होगा, करार यही हो रहा है कि हाँ मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि घर जो है वो ए का है, तो उसके उस करार के आधार पर उसके जो निर्बंधन है, उसके जो तथ्य है, उनके आधार पर जजमेंट आएगा और उस जजमेंट के अनुसार ही हमारी डिग्री आएगी और उसके बाद उस डिग्री का एग्जीक्यूशन होगा। ये बात करता है हमारा ऑर्डर 14। ऑर्डर 14 छोटा सा था, हो गया ये कि ये मेनली यही है कि इशू सेटल होने कैसे हैं। जितने अच्छे इशू सेटल होंगे उतना अच्छा हमारा केस चलेगा, उतने अच्छे तरीके से केस स्मूथ तरीके से चलेगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ दिक्कतें हो गई तो फिर जब एविडेंस की बात आती है, जब ट्रायल शुरू हो जाता है, वहां पर फिर क्वेश्चन खड़े होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट तो दिया ही नहीं था, ये तो नया फैक्ट आ गया है, यहाँ तो जुरिडिक्शन का ही एरर आ रहा है और कोर्ट उस मैटर को डील कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बाद में खड़े ना हो, बाद में हमारे केस में कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए पहले ही सारी चीजें क्लियर कर ली जाए और क्लियर करने के बाद इशू सेटल कर ले। अब जब एक बार इशू सेटल हो गए तो उसके बाद कोर्ट फिर उसके हिसाब से चलता रहेगा। तो इसीलिए ऑर्डर 14 जो है वो इशू सेटल की बात करता है कि हमें इशू सेटल किस तरीके से करना है। तो ये था हमारा ऑर्डर 14।